रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे बहादुर शाह की दास्तान ग़म। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाएं जो बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र की गैर मामूली शोहरत की वजह 1857 का इनकलाब है। ताहम इनकी हमागीर शख्सियत में इस बात का बड़ा दखल है कि वो औद के एक अहम शायर थे। बहादुर शाह ज़फ़र जिस तरह बादशाह की हैसियत से अंग्रेज़ों की चालों का शिकार हुए, इसी तरह एक शायर की हैसियत से भी इनके सर से सुखनवरी का ताज छीनने की कोशिश की गई और कहा गया कि ज़फ़र की शायरी में जो खूबियाँ हैं वो इनके उस्ताद ज़ौक़ की देन है। सर सैयद के सामने जब इस ख़याल का ज़िक्र किया गया तो वो भड़क उठे थे और कहा था कि ज़ौक़ इनको लिख कर क्या देते। इसने तो ख़ुद ज़बान क़िला मौला से सीखी, यानी उर्दू उस ज़माने में क़िला मौला के ग़ुलामों में, नौकरों में बोली जाने वाली ज़बान थी, वरना जो असल ज़बान थी वहाँ पर वो फ़ारसी थी जो वो लोग आपस में बोला करते थे। इसमें शक नहीं कि ज़फ़र इन शायरों में हैं जिन्होंने शायरी ज़ाहिर में उर्दूपन को फ़रोग़ दिया और यही उर्दूपन ज़फ़र के साथ ज़ौक़ और दाग़ के वसीले से 20वीं सदी के आम शायरों तक पहुँचा। यानी इससे पहले उर्दू में कहाँ शायरी हुआ करती थी, उर्दू को तो गिरी पड़ी, रख्ता और अल्लाह जाने क्या क्या कहा जाता था। लेकिन ये सब कहना चाहिए बादशाह होकर बहादुर शाह ज़फ़र ने उर्दू में शायरी की तो फिर आगे वाले शायरों को भी हौसला मिला था कि वो इसमें शायरी कर सकें। बहादुर शाह ज़फ़र का नाम अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद था। इनकी विलादत अकबर शाह सानी के ज़माने वली अहदी में इनकी हिंदू बीवी लाल बाई के वतन से 14 अक्टूबर 1775 में हुई। शाह आलम सानी का इंतकाल इस वक्त हुआ जब ज़फ़र की उम्र 31 साल थी, लिहाजा इन्हें दादा की सोबत से फ़ायदा उठाने का पूरा मौका मिला। इन्हीं की सोबत के नतीजे में बहादुर शाह ज़फ़र को मुख्तलिफ़ ज़बानों पर क़ुदरत हासिल हुई। इनके अंदर हलीम व तरजम था और गुरूर इनको छू कर नहीं गया था। शाहाना ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारने के बावजूद उन्होंने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। शहज़ादगी के ज़माने से ही मज़हब की तरफ झुकाव था और काले साहब के मुरीद थे, यानी कोई पीर थे काले साहब, उनके ये मुरीद थे। अपने वालिद अकबर शाह सानी के 11 लड़कों में सबसे बड़े थे, लेकिन अकबर शाह सानी अपने दूसरे चहीते बेटे मिर्ज़ा सलीम को वली अहद बनाना चाहते थे। अंग्रेज़ इसके लिए राज़ी नहीं थे, यानी इनके वालिद से पहले ही अंग्रेज़ जो है, कहना चाहिए कि अंग्रेज़ों का अमल दखल इनकी ज़िंदगी में शामिल था। गो कि ये लोग बादशाह थे और बादशाहत इनकी चल रही थी, लेकिन अंग्रेज़ों का अमल दखल इनकी ज़िंदगियों में शामिल हो चुका था। फिर अकबर सानी की चहीती बीवी मुमताज़ महल ने अपने बेटे मिर्ज़ा जहांगीर को वली अहद बनाने की कोशिश की, बल्कि इनकी वली अहदी का ऐलान भी कर दिया और गवर्नर जनरल को इसकी इत्तला दी गई, जिस पर गवर्नर जनरल ने सख्त तनबीह की कि अगर उन्होंने अंग्रेज़ों की हिदायत पर अमल ना किया तो इनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। मिर्ज़ा जहांगीर ने एक मरतबा ज़फ़र को जहर देने की भी कोशिश की और इन पर गैर फितरी हरकत का इल्ज़ाम भी लगाया गया, लेकिन अंग्रेज़ ज़फ़र की इज़्ज़त करते थे और इनके ख़िलाफ़ महल की कोई साजिश कामयाब नहीं हुई। 1857 में अकबर शाह सानी इंतकाल के बाद बहादुर शाह ज़फ़र की ताजपोशी हुई। ये देखिए, मतलब कि शाहीन जो ख़वातीन थी उनमें सियासत बहुत थी। मसला सारा ये होता था कि जब आपकी 8-8 10-10 बीवियाँ हों, फिर नौकरानियों से भी आपकी औलादें हो रही हों, तो ये सारी औलादें मिलकर आपके लिए एक मसला ही बनेंगी। हम अगर टीपू सुल्तान की कहानी को भी उठाकर देखते हैं तो वहाँ पर भी पहली बीवी और दूसरी बीवी की चुपकलिश की वजह से टीपू सुल्तान के बच्चों ने ना तालीम हासिल करी, ना माँ बाप के पास रहे, हर तरह की जो सोबतें बर्दाश्त करी। यहाँ पर भी यही हाल था कि जो बीवी चहीती हो जाती थी, सारा हुक्म उसी का होता था और बादशाह का पूरा इन्फ्लेशन जो है, पूरी तवज्जो जो है वो हासिल कर लेती थी। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ इन पर तकरीबन हुक्मरान थे और ये पेंशनों पे चल रहे थे, क्योंकि इनकी विरासतें तो छिन चुकी थी, जहाँ से इन्हें महसूल नाम की, यानी कि टैक्स नाम की कोई चीज़ वसूल होती थी, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। अब महल के अंदर वो जो ख़वातीन की सियासत थी वो उरूज पर थी। किले के दस्तूर के मुताबिक बहादुर शाह ज़फ़र की शादी 9 उमरी में ही कर दी गई थी
और ताजपोशी के वक्त वो पोते पोतियों वाले थे। ज़फ़र की बेगमात की सही तादाद नहीं मालूम, लेकिन 8 का जिक्र किया जाता है, यानी 8 बीवियाँ थी, जिसमें नौकरानियाँ और नाचने वालियाँ भी शामिल थीं, जिसमें शराफत महल बेगम, ज़ैनब महल बेगम, ताज महल बेगम, शाह आबादी बेगम, अख्तरी बेगम, सरदारी बेगम के नाम से के नाम मिलते हैं। इनमें से ज़ैनब महल सबसे ज़्यादा चहीती थी। ज़ैनब महल इनकी चहीती बीवी थी और इससे ज़फ़र ने इस वक्त शादी की जब 1840 में शादी की थी, जब इनकी उम्र 65 साल थी और ज़ैनब जो थी उनकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 19 साल की थी। ताज महल बेगम भी बादशाह की चहीती बीवियों में थी। शाह आबादी बेगम का असल नाम जो है वो हिंदी बाई था, यानी कि वो हिंदू थी। अख्तरी बेगम एक गाने नाचने वाली जो थी वो थी। सरदारी बेगम एक गरीब घरेलू मुलाजमा थी, तो उनको उनकी खूबसूरती की वजह से उनसे शादी कर ली होगी। ज़फ़र के 16 बेटे और 31 बेटियां थी। 12 शहजादे 1857 तक ज़िंदा थे। बहादुर शाह ज़फ़र हिंदुओं के जज्बात की बहुत कदर करते थे और इनकी बाज़ रसूमात भी अदा किया करते थे। ये एक बादशाहों की एक बड़ी बात थी कि ये लोग जो है ना, जो उनके यहाँ सिर्फ ये हमें तारीख़ में हिंदू ही नहीं बल्कि और भी लोगों की जो रस्मात होती थी उनका बहुत एहतराम किया करते थे और उनको जिसमें छुट्टियाँ देना, इनको वजीफ़े देना, इस टाइप की चीज़ें किया करते थे। बहादुर शाह ज़फ़र की उम्र बढ़ने के साथ अंग्रेज़ों ने फ़ैसला कर लिया कि दिल्ली की बादशाहत ख़त्म कर दी जाएगी और लाल किला खाली करा के शहज़ादों का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने शहज़ादा मिर्ज़ा फ़खरू से, जो वली अहद के उम्मीदवार थे, एक मुआहदा भी कर लिया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 1857 यानी 1857 का हंगामा बर्पा हो गया, जिसकी क़यादत दिल्ली में शहज़ादा मुग़ल ने की। कुछ दिनों के लिए दिल्ली बाग़ियों के कब्ज़े में आ गई थी। बहादुर शाह ज़फ़र शुरू में इस हंगामे से बिल्कुल बेताल्लुक़ रहे। जब इनको पता चला कि हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है, तो इनकी परेशानी बढ़ गई। उन्होंने कोशिश की कि बाग़ी अपने इरादे से बाज़ आ जाएं और बाग़ियों से कहा कि वो अंग्रेज़ों से इनकी सुलह करा देंगे। लेकिन जब बाग़ियों ने पूरी तरह दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया, तो इनको ज़बरदस्ती मजबूर किया कि वो तहरीक की क़यादत अपने हाथ में लें। बहादुर शाह ज़फ़र इसमें फंसते ही चले गए। यानी बहादुर शाह ज़फ़र ने ज़बरदस्ती ये क़यादत ली थी। वो हरगिज़ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो तो ख़ुद 1 लाख रुपए पेंशन वसूल कर रहे थे और 1 लाख रुपए पेंशन वसूल करते थे और ये कहते थे कि भाई मेरे तो अख़राजात ही नहीं पूरे होते हैं इसमें, और उनको कम पड़ते थे। लोगों की तरफ से जो तहाइफ़ आते थे वो अपनी फ़ौज को और दूसरे उमरा को वो तोहफ़े जो है तोहफ़तन दे दिया करते थे। मतलब एक फ़राग़ दिली उनके दिल में बेतहाशा थी। ये तहरीक बहरहाल जल्द ही दम तोड़ गई। बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार कर लिया गया। क़ैद में इनसे मिलने गई एक खातून इनकी हालत बयान की है। हम नहायत तंग व तारीख़ छोटे से कमरे में दाखिल हुए। यहाँ मैले कुचैले कपड़े पहने हुए एक कमज़ोर दुबला पतला पिस्ता कद बूढ़ा, सर्दी के सबब गंदी रज़ाइयों में लिपटा एक मीठी सी चारपाई पे पड़ा था। हमारे दाखिल होते ही वो हुक्का जो पी रहा था एक तरफ रख दिया, और फिर वो शख्स जो हिंदुस्तान का बादशाह था खड़ा होकर हमको निहायत आजिज़ी से सलाम करता जा रहा था। 19 मार्च 1858 में 1858 को अदालत ने बहादुर शाह ज़फ़र को इन तमाम जराइम का मुर्तकिब ठहरा दिया, यानी बगावत का मुर्तकिब ठहराया गया इनको। फिर 7 अक्टूबर 1858 को आखिरी ताजदार अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह सानी ने दिल्ली को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और फिर इनको ले जाकर रंगून में कैद कर दिया गया। और वहाँ 5 साल की तवील कैद और बहुत गंदी कैद, जिसे कहते हैं ना, एक होता है कैद होना और एक होता है जलील होना, यानी कि 5 साल की ज़िल्लत आपने बर्दाश्त की। और रंगून में जिला वतन करके दिन गुजरते हुए 7 नवंबर 1860 में इंतकाल कर गए। बहादुर शाह ज़फ़र की ये दास्तान ग़म जो लोग सुनना चाहें ज़रूर उनको शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी भी बादशाह की इतनी ज़िल्लत जो अंग्रेज़ों ने की शायद तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। मतलब आप कैद करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन जिस तरीके से बादशाह को कैद किया गया, इसकी बदतरीन मिसाल शायद कभी भी नहीं मिलती। अपना बहुत बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।